नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के आरक्षण के उपवर्गीकरण का फैसला दे दिया। उसके बाद आज राजस्थान हाई कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण का उपवर्गीकरण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। अब एससी एसटी के आरक्षण का उपवर्गीकरण क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की कंडीशन के आधार पर करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ओबीसी के अंदर उपवर्गीकरण पहले से है, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर कंडीशन आर्थिक आधार की लगी हुई है। दूसरा जो उपवर्गीकरण का आधार बनता है जातीय आधार पर, वो ओबीसी में होने जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे नंबर आ जाएगा एससी एसटी का भी कुछ सालों के बाद। हो सकता है कि कोई सरकारें आर्थिक आधार के ना करके जाति के आधार पर फैसले को इंप्लीमेंट कर दे सुप्रीम कोर्ट। एससी एसटी के फैसले को लेकर 2 वीडियो बनाए हैं। उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी का हायर इंस्टीट्यूट आईआईटी आईआईएम ऊंचे पदों पर कितने लोगों का चयन होता है। पूरा डेटा बताया, फैसले में क्या गलती क्या सही, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर किस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं जजों की नियुक्ति को लेकर, तमाम मैंने कई चीजें बताई हैं। कितना वो फैसला सही था, कितना गलत था। आप वो वीडियो पूरा सुनोगे तब पता चलेगा कि मैंने मेरा ओपिनियन क्या रखा है, फैसले को सही बताया या गलत बताया, कितना सही बताया कितना गलत बताया। लेकिन आज राजस्थान हाईकोर्ट में एक पीआईएल पर सुनवाई होने जा रही है, जिसमें ओबीसी का उपवर्गीकरण, ओबीसी का वर्गीकरण करने को लेकर जा रहा है जो जातीय आधार पर। उसका आधार है रोहिणी कमीशन। ये रोहिणी कमीशन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, तब समझ में आएगा कि ओबीसी के लिए कैसे खतरा है। ओबीसी का वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है, यह भी सबसे बड़ा विषय है। काफी लोग इसके बात के समर्थन में आएंगे कि ओबीसी का वर्गीकरण किया जा रहा है, क्या गलत है। काफी लोग पीछे कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और तमाम जगह, मेरे यूट्यूब के नीचे भी, कि एससी एसटी का वर्गीकरण में क्या गलत है। क्या उन पिछड़ियां, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जिनको हक नहीं मिला है, जो नहीं आए, उनको मिलना चाहिए। तो अभी ही इसी जंग में छिड़ी हुई पर एक ट्विटर पर एक विश्लेषण चल रहा है, जिसमें आईएएस भर्ती के अंदर कितने ब्राह्मणों का सिलेक्शन हुआ, कितने राजपूत क्षत्रियों का सिलेक्शन हुआ। तो क्या ईडब्ल्यूएस का वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए? क्या ईडब्ल्यूएस का वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए कि वर्तमान में कितनी भर्तियां हुई जो पिछले सालों में, उसमें किस जाति की कितनी भागीदारी पहले से मिल चुकी है और कितनों को नहीं मिला, तब उनका कोटा फिक्स किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए वर्गीकरण करके। वो गलत थोड़ी है। सारी चीजें एक ही जाति ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग लिया जा रहा है, चाहे जजों की नियुक्ति के अंदर हो, जज हो लगभग एक ही जाति से आ रहे हैं। जो मैंने एक एससी एसटी आरक्षण में पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था किस प्रकार से चाहे आईएएस के अंदर जो डेटा रखा जा रहा है तमाम जगह, तो क्या उनका वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए? उस पर नहीं बोलेंगे, किया जाए तो सभी का किया जाए। लेकिन बात कर लेते हैं रोहिणी कमीशन पर, उसके बाद आएंगे कि कितना सही और कितना गलत, किस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जाती है और किस प्रकार से आपस में जातियों को लड़ाने का काम किया जाता है, किस प्रकार से सांसद और विधायक अपने टिकट बंटवारे के आरक्षण में ये उपवर्गीकरण आर्थिक और जाति के आधार पर क्यों नहीं करती ये राजनीतिक पार्टियां, ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। तो ये रोहिणी कमीशन एक पूर्व जस्टिस न्यायाधीश महोदय के आधार के अंडर में एक कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, जो 2017 में बना था, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था। वो रिपोर्ट जमा करने का उनको 12 महीने का समय दिया गया था। यह रोहिणी कमीशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बनाया गया था, जिसमें पावर होता है कि 340 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक कमीशन गठित कर सकता है और पिछड़े अति पिछड़े उनको न्याय देने के लिए तमाम प्रोसेस के लिए आपके स्क्रीन पर है। 12 महीने में इसको रिपोर्ट जमा देनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल लगातार बढ़ाया गया। उसके बाद 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया। रोहिणी कमीशन ने 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट जमा दी। रिपोर्ट में क्या आया वो आपके स्क्रीन पर है। ये रोहिणी कमीशन ने
ओबीसी का उपवर्गीकरण को अनुमति दे दी कि 2-3 श्रेणियों में बांटकर और उनको अति पिछड़ा और वो पहचान करके और कोटा फिक्स किया जाए और जातियों को आपस में बांट करके आरक्षण दिया जाए ओबीसी के अंदर। ये रोहिणी कमीशन की मोटी मोटी सिफारिश है। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने 2015 में भी सिफारिश की थी कि उप कोटा होना चाहिए ओबीसी में। अत्यंत अधिक, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, 3 प्रकार की श्रेणियां होनी चाहिए, उसी के आधार पर बांटी जानी चाहिए। लेकिन समिति के पास कुछ चुनौतियां आई थी कि आंकड़ों की कमी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों की कमी में आप भर्तियों का आंकड़ा तो दे सकते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के बिना आप कैसे आंकड़े लेंगे कि लेटेस्ट जातिगत कौन सी जाति कितनी है और उस जाति में से कितने लोगों ने नौकरी ले ली और हायर इंस्टीट्यूशन में कितना किसका रोल है। तो इसके बिना कैसे होगा जातिगत आंक। और इस जातिगत जनगणना का विरोध होता है, ये करवाई नहीं जाती। तो जातिगत जनगणना के बिना पूरे आंकड़े सही तरीके से एनालिसिस नहीं होता है। और ये आंकड़ों में आप भर्तियों का ले सकते हैं, लेकिन जातियों का आंकड़ा कैसे लेंगे। लेटेस्ट 15 साल 20 साल पुराना आंकड़ा लेकर के आप कैसे कर सकते हैं एक अनुमानित आंकड़े पर। सर्वे में भी देरी हुआ और रिपोर्ट उसके बाद जमा हुई। ये भारतीय अनुच्छेद 340 के तहत पावर देते हुए कमेटी गठित हुई, आयोग गठित हुआ और रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद काफी आंदोलन, काफी इस पर जंग छिड़ी, ओबीसी को आपस में लड़वा दिया। गहलोत सरकार ने एक आदेश, जब सरकार जाते जाते थी, उन्होंने कहा कि हम ओबीसी का आरक्षण 27% करेंगे और 27 में से 21 तो वो है 6% हम मूल ओबीसी को दे देंगे। रोहिणी कमीशन में जो एक नया नाम निकल के आया कि मूल ओबीसी, तो 6% मूल ओबीसी को ठीक है, लेकिन आप आरक्षण की सीमा भी तो बढ़ाओ। सीमा बढ़ाने पर कहते हैं 50% की सीमा जाती है और 50% की सीमा ईडब्ल्यूएस को देने पर नहीं जाती। उसमें टोटल सीटों में से 10% दिया जाता है, हालांकि 50% जो सामान्य सीट है उसमें से दिया जाना चाहिए, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है। उस हिसाब से सरकारें नहीं कर रही, टोटल में से काट कर दे रही है, तब उनका 50% से ज्यादा उल्लंघन नहीं हो रहा। ओबीसी में आर्थिक आधार पर आरक्षण, ईडब्ल्यूएस भी आर्थिक आधार पर आरक्षण है। दोनों में 8-8 लाख की सीमा है, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर कंडीशन। तो जाति दोनों में फिक्स है। ओबीसी वाला, जाट वाला राजस्थान के अंदर ईडब्ल्यूएस नहीं बना सकता, राजस्थान के अंदर अलवर भरतपुर को छोड़ करके। तो जातियां तो फिक्स हैं, बाउंड हैं, चाहे केंद्र और राज्य के अंदर अंदर कौन ओबीसी के अंदर कौन वो है। तो वो जाति आधार पर भी है, उसमें साथ में आर्थिक आधार पर। और अब धीरे धीरे एससी एसटी के आरक्षण में भी ये कंडीशन बनती भी जा रही है, बनने जा रही है। लेकिन रोहिणी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। जातिगत जनगणना के बिना कैसे एनालिसिस किया जाए। हाँ, एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ये केस थोड़ा मजबूत बन गया। उप वर्गीकरण को लेकर तमाम हकदार, अत्यंत पिछड़ा को मौका मिलना चाहिए, तमाम हकदार, ये चीजें तो आ गई। लेकिन जातिगत जनगणना के बिना कैसे पता चलेगा कौन सी जाति कितना प्रतिशत है और उसको कितना प्रतिशत मिला और कौन सी कितनी है उसको कितना नहीं मिला। फिलहाल के आईआईटी आईआईएम उस संस्थाओं में कितने ओबीसी के लोग नौकरी कर रहे हैं, आपके सामने आंकड़े हैं। वहां क्यों नहीं मिल रहे, इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार से तानाशाही की जाती है वो दुनिया भली भांति जानती है। एनएफएस लगा दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। कैसे नहीं बढ़ा जाता, इंटरव्यू को लाइव किया जाना चाहिए ना, पता तो चले किसमें कितनी क्वालिटी है। लेकिन ये सरकारें आरक्षण ये खत्म करने की ओर जा रहा है। पहले जातियों को आपस में लड़वा दो, जातियां जब आपस में लड़ेंगी तो समाधान आएगा। भैया आप सभी आपस में लड़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि इसको खत्म कर दो। ये उसकी ओर कदम बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये खत्म, या बाद में एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि पूरा आरक्षण जाति के आधार पर खत्म करके आर्थिक आधार पर आ जाएगा। लेकिन एससी एसटी का आर्थिक आधार पर पूरा आरक्षण देना गलत है, क्योंकि छुआछूत को लेकर मैंने कल विस्तार से बताया, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज छुआछूत तमाम राज्यों, गांवों के अंदर, शहरों में विद्यमान है और किस प्रकार से होता है भली भांति जानते हैं। ये सवर्ण जातियों के ज्ञान देने से नहीं, हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट सभी को मालूम है।
और आंखों के सामने सारे लोग देख, सभी लोग नहीं, कुछ बदलाव हुआ लेकिन अधिकतर बदलाव नहीं हुआ। सोच का परिणाम अभी भी वही है, सोच नहीं बदली पूरी, तब तक नहीं होगा। अमीर होने से छुआछूत नहीं मिटती है पूरी तरीके से, कुछ तरीके से थोड़ा सा अंश कम होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उस पर मैंने कितनी सहमति वो मैंने वीडियो में बताया है। लेकिन रोहिणी कमीशन के आधार पर अब ओबीसी का दूसरे स्तर का वर्गीकरण होने जा रहा है। आर्थिक आधार पर तो शुरुआत से था ही, क्रीमिलियन नॉन क्रीमिलियन, अब जातीय आधार पर होने जा रहा है। बिना जातिगत जनगणना के कैसे आंकड़े आएंगे, किस जाति कितनी हिस्सा कितना क्या, वो तमाम चीजें समझ से बाहर है। इसी के साथ अब इसमें देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या दलील दी जाती है, क्या क्या होता है। वो तमाम चीजें जो भी अपडेट आएंगी आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। और आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये रोहिणी कमीशन वाला जातिगत जनगणना के बिना क्या लागू किया जा सकता है, किसका आंकड़ा आंकड़ों के बगैर लागू किया जा सकता है, कितना सही है कितना गलत है। आप जरूर बताएं कि जातिगत जनगणना कितना महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर बताएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।